नमस्कार। अगर आपको इंडिया को सच में समझना है ना, तो उसकी रूह उसके गांवों में बसती है। आज हम इसी सफर पर चलेंगे, रूरल डेवलपमेंट के सफर पर, और देखेंगे कि आखिर क्यों इसे हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा सा उलझे हुए सवाल से। सवाल ये है कि अगर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन खेती पर डिपेंड करती है, तो फिर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रगल क्यों कर रहा है? अजीब बात है ना। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाना जरूरी है। आखिर गांव की सबसे बड़ी चुनौती है क्या? ये जो प्रॉब्लम है ना, उसकी तस्वीर कुछ ऐसी है। सोचिए, एक तराजू है। एक पल्ले में है देश की ज्यादातर आबादी जो खेती करती है, और दूसरे पल्ले में उनकी कमाई। अब हो ये रहा है कि देश की टोटल इनकम यानी जीडीपी में खेती का हिस्सा तो कम हो रहा है, लेकिन उस पर डिपेंड करने वाले लोग कम नहीं हो रहे। मतलब कमाई कम और लोग ज्यादा। यही है सबसे बड़ा इम्बैलेंस और रूरल इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज। इस चैलेंज से लड़ने में किसान के सामने सबसे पहली दीवार आती है पैसों की, यानी क्रेडिट की। देखते हैं ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, एक किसान को लोन सिर्फ बीज या खाद खरीदने के लिए नहीं चाहिए होता। असली बात यह है कि फसल बोने और उसके बिकने के बीच ना एक लंबा टाइम गैप होता है, और इस बीच घर के खर्चे तो रुकते नहीं। कभी शादी है, कभी कोई बीमार पड़ गया, इन सब के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये एक कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर बना रहता है। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम बनाया। यहाँ देखिए, इसमें कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं। इन सब का मकसद एक ही था, किसानों तक सही तरीके से लोन पहुंचाना। लेकिन इन बैंकों से लोन लेने में एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो है कोलैटरल, जिसे हम हिंदी में जमानत कहते हैं। मतलब बैंक आपसे लोन के बदले में कोई कीमती चीज गारंटी के तौर पर मांगता है, और यहीं सारी बात बिगड़ जाती है। सोच कर देखिए, एक छोटा किसान जिसके पास थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा गारंटी में? तो इस कोलेट्रल वाले प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है एक, आप कह सकते हैं, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs। इन्होंने तो आप मानिए गांव के क्रेडिट सिस्टम की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो ये SHGs काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल। ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर जब ग्रुप के किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ग्रुप उसे बिना किसी कोलेट्रल के लोन दे देता है, और लोन वापस करना भी आसान है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में। पूरा सिस्टम एक दूसरे के भरोसे पर चलता है। और इसका असर, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसे एक नंबर से लगा सकते हैं। 2019 तक लगभग 6 करोड़ महिलाएं, जी हाँ, 6 करोड़ महिलाएं इन SHGs की मेंबर बन चुकी थीं। ये सिर्फ एक फिनेंशियल नंबर नहीं है, ये विमेन एम्पावरमेंट की एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। चलिए, क्रेडिट की बात हो गई, अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर। देखिए, फसल उगा लेना ही काफी नहीं है। उस फसल को मार्केट में सही दाम पर बेचना, वो एक अलग ही जंग है, और इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। यहाँ स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ है पहले की कहानी, जहाँ किसान को कम दाम मिलते थे, तौल में धोखा होता था, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन होता था। और दूसरी तरफ है बाद की कहानी, जहाँ सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए, जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए, सड़कें और स्टोरेज फैसिलिटीज बेहतर की, ताकि किसान को थोड़ी पावर मिले। इन्हीं सुधारों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको ना आप एक तरह की सरकारी गारंटी समझ लीजिए। सरकार एक प्रॉमिस करती है कि आप अपनी फसल उगाओ, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम कम से कम इस दाम पर जरूर खरीदेंगे, ताकि किसान को लॉस ना हो। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। तो अब तक हमने क्रेडिट और मार्केटिंग की बात की, पर एक बात साफ है, सिर्फ खेती के भरोसे पूरे गांव का विकास नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि खेती के अलावा और क्या? यहाँ से शुरू होती है डाइवर्सिफिकेशन की कहानी, यानी नए रास्ते तलाशना। पर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि सच तो ये है कि हमारी खेती में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब सोचिए, एक खेत में काम सिर्फ 2 लोगों का है, पर वहां 5 लोग लगे हुए हैं, तो बाकी के 3 लोग एक तरह से बेरोजगारी हुए ना। इसलिए लोगों को इनकम के दूसरे सोर्सेज ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है। तो खेती पर यह बोझ कम कैसे होगा? रास्ते क्या है? देखिए, किसान के लिए फसलों के अलावा भी पूरी दुनिया है।
एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर इनकम बढ़ाने के लिए ये सारे नए दरवाजे खोलते हैं। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री यानी दूध और मीट के लिए पशु पालना, या फिर फिशरीज यानी मछली पालन, और एक है हॉर्टिकल्चर जिसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले ये सब उगाए जाते हैं। ये सभी खेती के साथ साथ एक स्टेडी इनकम का जरिया बन सकते हैं। और इनमें से एनिमल हस्बेंड्री कितना सक्सेसफुल रहा है, इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है ऑपरेशन फ्लड। पता है आपको, इसकी वजह से 1951 से 2016 के बीच इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन 10 गुना 10 टाइम्स बढ़ गया। सोचिए, ये दिखाता है कि अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट किया जाए तो कितने बड़े चेंजेस आ सकते हैं। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी और शायद सबसे मॉडर्न हिस्से पर आते हैं, जो हमें खेती के एक सस्टेनेबल, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाता है, और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? सिंपल शब्दों में, ये खेती करने का वो तरीका है जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं होते। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है और मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। और इसके फायदे हर तरफ हैं। किसानों के लिए ये सस्ती है क्योंकि महंगे केमिकल्स नहीं खरीदने पड़ते। देश के लिए फायदेमंद है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके अच्छी इनकम होती है। और हम सबके लिए तो बेहतर है ही क्योंकि हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं, ये आगे का रास्ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता। इसमें इतना पोटेंशियल है कि इंडिया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में एक बड़ी ताकत बन सकता है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। तो अब आखिर में एक सवाल, फ्यूचर के बारे में सोचकर देखिए। टेक्नोलॉजी, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, हमारे गांव की तस्वीर को और कैसे बदल सकती है। इमेजिन कीजिए, जब हर किसान के फोन पर वेदर की बिल्कुल सही जानकारी हो, मार्केट का लाइव प्राइस हो, खेती की नई टेक्निक्स हो, तब क्या होगा? शायद रूरल इंडिया की डेवलपमेंट का अगला चैप्टर यहीं से लिखा जाएगा।